जहां एक ओर सिकंदर एक के बाद एक प्रांतों को जीतते हुए अपने विश्व विजयी अभियान को सफल सिद्ध करने के लिए झेलम नदी के तट पर आ पहुंचा था, वहीं दूसरी ओर एक युवा जो आगे चलकर मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनने जा रहा था, वह अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा था। भले ही इन दोनों की कथा भिन्न थी, परंतु नियति शीघ्र ही उन्हें मिलाने वाली थी। मैं इस समय बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हुआ जब इन दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। पश्चिमी स्रोतों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का पहला उल्लेख प्रथम शताब्दी के एक ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क की पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक में प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित करते हैं। प्लूटार्क के अनुसार लगभग 326-325 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारतीय अभियान के समय चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट सिकंदर से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आने का एक ही लक्ष्य था, नंद साम्राज्य के विरुद्ध अपने अभियान में सिकंदर का सहयोग प्राप्त करना। सिकंदर के समक्ष आने के पश्चात चंद्रगुप्त उसे मगध की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराते हैं। वह कहते हैं कि मगध की प्रजा नंद राजाओं के शासन से त्रस्त है और इससे मुक्त होना चाहती है। इसी कारण से वह सिकंदर को मगध पर आक्रमण करने का आमंत्रण देते हैं, परंतु वह अपनी इस योजना को सफल नहीं कर पाते हैं। इसके उलट चंद्रगुप्त मौर्य के उद्दंड व्यवहार को देखकर सिकंदर क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें बंदी बना लेने के पश्चात मृत्यु दंड देने का आदेश देते हैं। पर अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं और सिकंदर की छावनी से भागने में सफल रहते हैं। सिकंदर की छावनी से भागने के पश्चात वह दक्षिणी सिंध के क्षेत्र में जा पहुंचते हैं, जो इस समय उनके अधिकार में था। अपने जीवन काल में भले ही सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता न की हो, परंतु 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होती है। सिकंदर के मरने के पश्चात उनके विशालकाय साम्राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई और सिकंदर के ग्रीक सेनापतियों में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध होने लगा। इसके फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर ग्रीक पकड़ ढीली हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में पुरुषों को अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। इस समय यह क्षेत्र अपने बलशाली सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त की इस सेना को पंजाब क्षेत्र के जो राज्य थे उनका समर्थन भी प्राप्त था और एक बड़ी सेना खड़ी करने के पश्चात चंद्रगुप्त यह निर्णय लेते हैं कि अब समय आ गया है नंद साम्राज्य पर आक्रमण करने का। चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध नीति अत्यंत ही सरल थी। उन्होंने सीधे मगध के शक्ति के स्रोत उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर आघात किया, परंतु एकाराट कहे जाने वाले नंदों को हराना इतना सरल नहीं था। उनकी बलशाली सेना का एक बड़ा हिस्सा पाटलिपुत्र की रक्षा में विद्यमान था। चंद्रगुप्त की सेना नंदों के रक्षात्मक प्रणाली को नहीं भेद सकी और उन्हें निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। एक हमले में तो स्वयं चंद्रगुप्त मृत्यु को प्राप्त होने से बाल बाल बचे। इस पूरी घटना पर बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं जैन ग्रंथों में एक रोचक कथा मिलती है। नंदों से विफलता के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य जब भेष बदलकर एक ग्राम में रह रहे थे, तभी उन्हें एक घर से नारी का उच्च स्वर सुनाई देता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य इस घर के पास पहुंचते हैं तो वह यह सुनते हैं कि एक माता अपने पुत्र को हाथ जल जाने पर डांट रही है। वह अपने पुत्र को समझाती है कि तुम भी वही भूल कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। भोजन को पहले किनारे से खाओ और उसके पश्चात भोजन को बीच से खाओ, क्योंकि बीच का भाग अत्यंत ही गर्म होता है। यह शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किसी उपदेश से कम नहीं थे। वह यह समझ जाते हैं कि उनकी विफलता का एक बड़ा कारण नंद साम्राज्य के मध्य में आक्रमण करना था और अपनी इस भूल को सुधारते हुए वह इस बार नंद साम्राज्य के सीमावर्ती प्रांतों पर आक्रमण करना आरंभ करते हैं। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य
का यह सैन्य अभियान सफल रहता है और एक के बाद एक क्षेत्रों को जीतते हुए वह पाटलिपुत्र तक जा पहुंचते हैं। यहाँ दोनों सेनाओं के मध्य में एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें अंततः भद्रसाल द्वारा संचालित नंद सेना को पराजय का मुख देखना पड़ता है। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को नंद साम्राज्य समाप्त करने में लगभग 4 से 5 वर्षों का समय लगा होगा। अंतिम नंद राजा के साथ चंद्रगुप्त ने क्या व्यवहार करा, वह भी विवादास्पद है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें एक रथ पर जितना भी धन आ सकता था वह ले जाने दिया। वहीं दूसरे स्रोतों में हमको यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद राजा को मृत्यु दंड दे दिया। नंदों को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में स्वयं को मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट के रूप में स्थापित किया। यदि हम कुछ इतिहासकारों की माने तो यह राज्याभिषेक 324 ईसा पूर्व में हुआ। युद्ध से निश्चिंत होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना ध्यान अपने राज्य में बिगड़ रही प्रशासनिक व्यवस्था पर केंद्रित किया, जो निरंतर चल रहे युद्ध के कारण जर्जर हो चला था। उन्होंने एक कुशल योद्धा के भांति पाटलिपुत्र के समीप चल रहे सभी विद्रोहों को अत्यंत निर्ममता से कुचल दिया। अपने राज्य को सुरक्षित करने के पश्चात उनका ध्यान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर गया, जहां सिकंदर के मृत्यु के बाद अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। इसका समुचित लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र पर धावा बोल दिया और 313 ईसा पूर्व तक इसे मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। अब मगध की पश्चिमी सीमा सेल्यूकस निकेटर के राज्य की सीमा से जा लगी और लगभग 305 ईसा पूर्व में यह दोनों राज्य एक दूसरे से टकराते हैं। इस टकराव का यह परिणाम हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहे। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य पर 24 वर्षों तक शासन किया और उनके अंतिम दिनों तक मौर्य साम्राज्य की सीमा उत्तर में हिंदुकुश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में मध्य कर्नाटक तक फैल चुकी थी। चंद्रगुप्त के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं के भांति उनकी मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं है। जैन ग्रंथों की माने तो चंद्रगुप्त संन्यास लेकर जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चले गए थे, जहां श्रवण बेलगोल नामक स्थान पर कुछ समय तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने के पश्चात उन्होंने अन्न जल का परित्याग करते हुए सल्लेखन नामक जैन पद्धति के अनुसार अपना देह त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात आने वाले मौर्य सम्राटों ने मौर्य साम्राज्य की सीमा को और फैलाया, लेकिन मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य नहीं था। प्राचीन भारत का प्रथम साम्राज्य था नंद साम्राज्य। और यदि आपको इस साम्राज्य के बारे में जानना है तो कृपया करके यह वीडियो देखें। धन्यवाद।